तो इन्होंने एग्जॉस्ट भी चेंज किया था और इनकी बाइक बैकफायर भी मारती है। ये जब मैंने इसमें 190 सेक्शन का टायर डाला, हाँ देख सकते हैं पीछे से आपकी जो ये परफॉर्मेंस है ये सिटी में कैसा रहती है और हाईवे पे कैसे रहती है, इसकी माइलेज क्या रहती है। और ये बाइक थोड़ी सी हल्की है उस हिसाब से। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक वीडियो में। नहीं तो दोस्तों आज हम करने वाले डिटेल रिव्यू इस बाइक का। आपने बाइक तो पहचान ही ली होगी कौन सी बाइक है। तो इसको लगभग कितने साल हो चुके हैं, इन्होंने ये कितने में परचेज़ की, इसका डिसएडवांटेज एडवांटेजेस आपको मैं बताऊंगा सारी की सारी। तो दोस्तों बाइक देख लो कि इसकी क्या कंडीशन है इस टाइम पे। ये लगभग 3 साल भाई बता रहे हैं, जो ओनर है वो बता रहे हैं कि 3 साल हो चुके हैं बाइक को। तो दोस्तों ये बाइक है और हमारे साथ में ओनर है, मैं आपको ओनर से ही मिलवा देता हूँ। दोस्तों ये है ओनर बाइक के, MT-15 आपने देखी अभी बाइक। तो अभी शुरू में हेलो भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। तो शुरू में इनके बारे में जानते हैं, तो अपने बारे में बताइए भाई पहले व्यूअर्स को। तो भाइयों मेरा नाम है विजय और जैसा कि आपने बाइक को देख ही लिया है, तो आज इसकी डिटेल वीडियो रहेगी। MT की अपनी MT-15 बाइक है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो रहेगी। तो उसके बारे में अब आगे बात करते हैं वीडियो में क्या क्या रहेगा। इस बाइक को अप्रॉक्स 3 साल होने वाले हैं, तो इसका ओनर रिव्यू आज रहेगा। तो इसमें क्या क्या कुछ मेरे को कमी लगी है और क्या क्या कुछ इसके एडवांटेज है, वो सारी वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करी जाएगी। तो एक एक करके तरुण है अपने साथ, आज ये हमसे क्वेश्चन करेंगे और मैं इनका आंसर दूंगा। तो भाई ये कौन सा मॉडल है और कितने में आपने खरीदी, कहाँ से खरीदी और तो क्या आपको कितने में पड़ी है, ये बताइए। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये अपनी MT-15 है जो कि यामा की तरफ से आती है। तो इसकी आपने काफ़ी सारी वीडियो देख रही होगी, काफ़ी ट्रेंडिंग बाइक है। तो इसका जो इंजन है वो है 155 सीसी कंपनी का बताती है, बट इसमें जो पावर है 155 की जगह ऐसा लगता है आपको बैठने के बाद कि 250 सीसी या 300 सीसी है। ये बाइक मैंने परचेज़ की थी पीरागढ़ी में, क्योंकि मैं नजफगढ़ से आगे रहता हूँ, रावता मोड़। वहाँ पे उस टाइम जिस टाइम मैंने ये ली थी 3 साल पहले, उस टाइम एक भी शोरूम आसपास नहीं था। तिलक नगर, नजफगढ़, हर जगह मैं चला गया था, बट मुझे यामा का शोरूम नहीं मिला था। अभी रिसेंट 3 साल के बाद एक यामा का शोरूम नजफगढ़ में खुल चुका है, वीडियो ऑफिस, जो नियर बाई है उनको पता होगा। तो उस टाइम मैंने ये ली थी पीरागढ़ी से। मुझे इसकी कॉस्ट कुछ पड़ी थी अप्रॉक्स 2,10,000 के आसपास मुझे ये पड़ी थी ऑन रोड। अगर मैंने जैसे कि मैंने इसको EMI पे लिया था, तो EMI पे आपको थोड़ी सी जो चार्जेस है वो बढ़ सकते हैं। तो मुझे ये 2.5 से ऊपर की पड़ गई थी। तो ऑन रोड आपको 2.5 से ऊपर की पड़ी EMI पूरी करने के बाद में। हाँ जी। तो ये EMI कितने साल की थी? तो जैसा कि इसको जब मैंने लिया था उस टाइम मैंने इसकी जो डाउन पेमेंट की थी वो अप्रॉक्स 35,000 की थी। उसके बाद मेरी EMI अप्रोक्स बनी थी 6300, ठीक है। उसके बाद इसकी 3 इयर्स की EMI बनी थी। तो मुझे अप्रोक्स ये टोटल मैंने कॉस्ट जोड़ी थी, मेरे को ये 2,60,000 की पड़ गई थी। तो आपने ये वाली बाइक क्यों कंसिडर की? क्योंकि इसी सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें और भी आती है, जैसे बजाज की आ जाती है और अपनी अदर्स बाइक भी आती है। तो आपने यही कंसिडर क्यों की? और इसमें R15 भी आती है, इसमें सेम इंजन मिलता है। हाँ। तो आपने उसको छोड़ के आपने ये वाली बाइक क्यों ली? क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड रहती है, टीनेजर्स में ज़्यादा रहती है। तो वो वाली बाइक आपने क्यों चूज़ नहीं की और ये चूज़ क्यों की? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पहले मैं R15 और इसमें थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे फ्रेंड के पास जब मैंने ये नहीं ली थी, उससे पहले मेरे पास R15 मेरे दोस्त के पास थी। तो मेरा भी सबसे पहले देखो हर किसी की पसंद पहली बाइक होती है थोड़ी ब्रॉड और जो थोड़ी स्पोर्टी, मतलब जो लुक दिखे, जो रेसिंग बाइक की लुक दिखे, वो देखो आपको मिलेगी R15 में। R15 और इसमें इंजन जो है आपको वो मिलेगा बिल्कुल डिट्टो सेम। 155 सीसी ये है और 155 सीसी वो है। फ़र्क आपको कहाँ मिलेगा? एक तो प्राइसिंग, उसकी प्राइसिंग में आपको 10 से 18,000 का फ़र्क मिल जाएगा इन दोनों की प्राइसिंग में ऑन रोड में। और दूसरा जो फ़र्क है सबसे बड़ा कि ये है अपनी मतलब एक होता है कि उसमें प्लास्टिक आइटम है ना जो वो बहुत ज़्यादा है। अगर उसको मेरे दोस्त की अपने दोस्त का ही वो देता हूँ मैं एक उदाहरण एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या है, उसकी एक बार बाइक स्प्लेंडर से हल्की सी टच हो गई थी, ठकरा गई थी। उसमें उसको अप्रोक्स सिर्फ ये अल्ले पल्ले जो थोड़े बहुत टूट फूट थी, उसको उसमें थोड़ी सी डैमेज में ही 24,000 का खर्चा आ गया था, जो कि इसके साथ में बिल्कुल वैसा सीन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज दिया हुआ है। अब दोनों में आप देखोगे कि वो एक है कौन सी बाइक होती है वो वाली, वो अपना अभी ये है कि जो इसको R15 है, जो अदर बाइक है उसको रफ एंड टफ यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ही है। हाँ, और सबसे मेन कारण उसको ना लेने का जो था, सबसे मेन कारण एक तो मुझे
काफी लॉन्ग ड्राइव करनी होती हाँ, है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगी आपको? और पहले रीजन है बिल्ड क्वालिटी, और दूसरा रीजन है अग्रेशन, उसका अग्रेशन जो पोस्चर है। सुंदरता में तो इनके आपको सबको पता है R15 ज्यादा है, क्योंकि उसकी जो है लुक है वो रेसिंग बाइक जैसी। हाँ ये तो है। दूसरी चीज, इसका एक अलग सेगमेंट है, इसका आप आगे से फेस देखोगे ऐसा लगेगा कोई बंदा झांक रहा है, तो उस वजह से मेरे को इसकी तरफ ज्यादा आया मैं। और तीसरी चीज गाइस, जिसने R15 चला रखी है और जो उसकी एक लुक है बैठने के बाद, तो गाइस ये जो दर्द करता है ना, वो समझ गए होंगे बंदे जो R15 चलाते हैं या जिनके पास है। हाँ, उसका ज्यादा एग्रेसिव तो पोस्चर रहता है अगर लॉन्ग ड्राइव के शौकीन है ना, तो R15 पे क्या होता है कि आपकी ये जो हथेली है ना, उसका जो पोस्चर है बैठने का वो ऐसा है कि आपका सारा वजन जो है हैंडल पे और इस ग्रिप पे रहेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते आप तो उसको इसलिए भी मैं नहीं गया उसकी साइड, और मेरे को चाहिए थी एक कॉम्पैक्ट साइज की बाइक, ताकि मैं अचानक से मोड़नी हो, कहीं से वो करने हो, तो इस बाइक में आपको ऑफ रोडिंग या कैसी भी चीज़ हो बहुत ज़्यादा कर सकते हो। उसका आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी इससे थोड़ा कम मिलता है। अच्छा, तो अब इतने साल आपने यूज़ कर लिया, तो इसके बाद आप बताइए कि इसका पहले इंजन का पिकअप कैसा था, अब कैसा है? और इंजन तो बता ही दिया, जैसे भाई ने आपको 155 सीसी का इंजन आपको इसमें मिलता है, लिक्विड कूल्ड इसको में इंजन मिलता है। आप देख सकते हैं हाँ, लिक्विड कूल्ड इंजन है इसके अंदर। लिक्विड कूल इसमें इंजन है। ये लिक्विड कूल्ड इंजन क्यों होता है, वो जिनके पास नहीं है उनको बताना चाहता हूँ, जिनके पास है उनको ऑलरेडी पता है। ये एक टेक्नोलॉजी इसलिए दी जाती है बाइकों में, आपको सबको पता है गाड़ी में रेडिएटर आता है। क्यों आता है आपको सबको पता है, गाड़ी का कोई हिसाब नहीं है, कितनी लंबी रनिंग करनी है ताकि वो साथ साथ चलते रहे। और लिक्विड जो कूल इंजन होता है, वो जो रेडिएटर में जो वो होता है कूलेंट, वो आपके इंजन को साथ साथ उसको कूलिंग फीचर देता रहता है, ताकि इंजन जो है बिना रुके लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा दूर का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर सके। तो वही टेक्नोलॉजी इसमें भी दी गई है। और जितनी भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक है, महंगी बाइकें हैं, 2-3 लाख से ऊपर है, उनमें सब में ये फीचर है। तो इसका पिकअप वगैरह कैसा है अभी तक? पहले कैसा था और अब कैसा है? पिकअप में मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। R15 और इसमें दोनों में ये सबसे बड़ी खासियत है, यामा की बाइक जो भी यूज़ कर रहा है उनको सबको पता होगा कि इसमें आती है VVA टेक्नोलॉजी, जिसका सीधा सिंपल हिसाब किताब ये है कि आपको जैसे ही 7000 RPM से ऊपर इसका RPM जब जाती है तो VVA टेक्नोलॉजी ऑन हो जाती है। और वो VVA टेक्नोलॉजी ऑन होते ही आपको ये 150 सीसी है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा आपके नीचे कोई 250-200 सीसी की बाइक है। हाँ, मतलब पावर अच्छी है इसमें। पावर जनरेट होती है, थोड़ी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होती है, बट पावर आपको इतनी पीक पावर पे मिलती है, आपको 150 में 250 या 200 वाला सुख मिलने वाला। अच्छा, इसमें आपने कितनी हाई, जो उसका टॉप एंड है, कितना आपने अचीव किया अभी तक आपने? मैं वैसे नॉर्मली जो रोडों पे चलाता हूँ, जैसे अपने सामने रोड है, तो इन पे मैं नॉर्मली इसको 100-110 चलाता हूँ। बाकी मैंने एक बार KMP पे गया था, मैंने इसका टेस्ट किया था, तो उस पे भी थोड़े से आपको KMP का जिसको पता होगा, जो चलता होगा, उन पे बीच बीच में एजेस आते हैं, तो उस पे इतना तगड़ा लैग महसूस होता है। और ये बाइक थोड़ी सी हल्की है उस हिसाब से। तो ये मैंने लास्ट जो है इसका टॉप एंड मैंने किया था 137। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि रोड की जो लेवल है वो थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि अगर 137 या 130 से ऊपर आप जब जाते हो तो रोड की कंडीशन है ना जो बिल्कुल मलाई होनी चाहिए, अगर उसमें इतनी सी भी रोडी या कुछ डेंजरस हो सकता है वो, तो आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वो चाहे कोई कितनी भी स्पोर्ट बाइक हो, कितने भी अच्छे ब्रेकिंग हो, कुछ भी। तो ये बताइए कि जब टॉप एंड पे आप इसकी बाइक पे जाते हैं तो एनी वाइब्रेशन आपको फील होते हैं किसी टाइप के? नहीं, मुझे मेरी हाइट 6 फीट है और मेरा वेट जो है वो 91 kg है। मैं सिंगल इस पे बैठा था, मुझे इस पे कोई भी लैग या वाइब्रेशन या हैंडल में कोई लैग कुछ महसूस नहीं हुआ। 137 पे जाने के बाद भी मुझे बड़े ही स्मूथ लग रही थी और बड़े ही प्यार से अचीव कर लेती है। हैंडलिंग अच्छी थी मतलब? काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं कि आपकी जो ये परफॉर्मेंस है, ये सिटी में कैसा रहती है और हाईवे पे कैसे रहती है? इसकी माइलेज क्या रहती है? माइलेज का देखो, अगर जिसको शौक है बाइक को भगाने का और भारी बाइक रखने का, तो ये सेगमेंट सबसे परफेक्ट है उस आदमी के लिए जिसको माइलेज भी चाहिए। देखो, भगाने के लिए मार्केट में और भी बहुत सारी बाइकें हैं, जैसे कि अपने आप ले लो, बुलेट है, ठीक है, 650 GT है, काफ़ी सारी बाइक है, लेकिन उनकी माइलेज है ना जो, वहाँ आदमी उसको लेके थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसकी माइलेज, मैं इसको 100 से प्लस चलाता हूँ, मुझे इसकी माइलेज, अभी भी मैं लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, एक बार इधर आइए। हाँ, एक बार लाइव ही आपको दिखाए थे कितना इसमें माइलेज है। तो यहाँ पे देखिए, अप्रोक्स जो अभी 3 साल में जो बाइक की किलोमीटर चल चुके हैं वो 23,550 चल चुके हैं। लाइव है ये, इसमें कोई भी वो नहीं है। अभी ये देख लो, मुझे 33 की माइलेज ये फिलहाल दे रही है, 33 के माइलेज दे रही है आपको। हाँ, और जिसमें कि मैं इसको बहुत ही रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ। एक्सीलेटर मेरा हमेशा हाई रहता है,
और जैसे ही मेरे कई बार मेरे डैड इसको चलाते हैं, जैसे ही वो लेके जाते हैं ना, वो इसको 60-70 50-60-70 चलाते हैं, वैसे इसकी माइलेज है ना इसमें बढ़ के 41 42 45 तक लास्ट जा रखी है, अगर मैं इसको प्यार से चलाऊं। अच्छा, मैं बीच में ये पॉइंट रखना चाहूंगा कि इसमें जो माइलेज हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल लाइव माइलेज आपको बता रहे हैं और झूठ नहीं बता रहे, क्योंकि अगर झूठ बताने में ऐसा नहीं है कि हम यामा हमें पैसे दे रहा है और हम झूठ बता दें आपको यहाँ पे, या फिर हमारी बाइक है, भाई की बाइक है तो झूठ बता देंगे। बिल्कुल रियल हम आपको बिल्कुल माइलेज बता रहे हैं कि आप इसमें 40 to 42 भी आप ले सकते हो। ये बताते हैं कि इनके फादर जब चलाते हैं तो फादर क्या है वो 50-70 ऐसे चलाते हैं। एक बार आपकी बात कट करूंगा तो इसमें मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ जो ऑडियंस को हमारे नहीं पता होगा। तो इसमें मुझे ये 33 की माइलेज जब दे रही है जब मैंने इसमें 190 सेक्शन का टायर डाला। हाँ, मैं एक बार ये भी दिखाता हूँ कि इसमें टायर जो है इसमें कितना बड़ा भाई ने डालवा रखा, आप देख सकते हैं पीछे से इसका जो लुक आ रहा है। ये जो टायर है जो यामा हमें टायर देती है वो देती है हमें 150 सेक्शन का, 150 विड्थ का टायर देती है हमें, पर ये मैंने डलवाया था 190 सेक्शन का टायर है ये, ठीक है। और ये अभी भी टायर है ना इतना अभी और बाहर आ सकता है, वो क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि इसका जो रिम है अपनी यामा का वो 150 के हिसाब से बना हुआ है, जो 150 सेक्शन का टायर जो इसमें फिट बैठता है। अब इसमें हमने 150 में 190 डाला है तो टायर जो है वो अपनी चौड़ाई प्रॉपर ले नहीं पा रहा, वो ऐसे करके घुमाव हो चुका है। वरना ये जब मैंने टायर लिया था मैं पंजाब से लाया था, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाली हुई है। तो ये टायर इतना और चौड़ा हो सकता है अगर इसमें इसका रिम साइज भी अगर हम चेंज कर देते हैं तो अच्छा। उस वजह से इसकी माइलेज भी है जो 19-20 का जो अंतर है, फिर भी मुझे माइलेज से कोई इशू नहीं है क्योंकि काफी बेटर माइलेज है। अच्छा, बीच में आपको यही बता देता हूँ, जो ये रिव्यू बता रहे हैं ना इन्होंने ये बिल्कुल प्यार से भी यूज़ किया और बहुत रफ एंड टफ भी यूज़ किया है। इन्होंने जो मॉडिफिकेशन करा रखी है ये बहुत ही हाई एंड मॉडिफिकेशन भी करा रखी है। जैसे आपने टायर का एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इन्होंने एग्जॉस्ट भी चेंज किया हुआ है। आपको बता सकता हूँ कि एग्जॉस्ट इन्होंने अभी हटाया हुआ है क्योंकि फिर आपको पता है चलान वगैरह आप कितने ज़्यादा दिल्ली में हो चुके हैं, तो इन्होंने एग्जॉस्ट भी चेंज किया था और इनकी बाइक बैक फायर भी मारती है। आप बता रहे थे, मैं इसकी जो वीडियो है मैंने इसमें लगाया था, इसकी वीडियो पे साथ में अटैच कर दूंगा इनकी में, और इनके भाई का चैनल भी दे दूंगा। में तो इसमें आपको पता लगेगा कि इन्होंने कितनी अच्छी मॉडिफिकेशन इसमें करा रखी है, उसके बाद में माइलेज निकल के आ रही है। जो इंजन है वो भी इन सब के बाद में ही बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जैसे कि बता रहे हैं मेरे को। तो ये जो हम बात कर लेते हैं कि भाई इसकी जो हाईएस्ट माइलेज जो है 42 हम मान लेते हैं, 45 हाईवे 45 आराम से दे देगी अगर कोई नॉर्मली यूज़ करे तो। मैं एक सिंपल उदाहरण दे देता हूँ, अगर आप इसका टैंक फुल कराते हो, इसका टैंक कंपनी 10 लीटर का क्लेम करती है, बट इसमें अप्रोक्स जो आता है देखो रिजर्व का हम नहीं करते, रिजर्व में तेल हमेशा रहना चाहिए। जब मैं इस टंकी को फुल कराता हूँ तो हाई एंड आप ऊपर तक अगर तेल देखो उछालना चाहते हो तो एक अलग चीज़ है, बाकी इसकी जो टंकी में मेंटेन तेल आता है जो ताकि आपका खिले ना, वो आपका 800 से 850 अंदर के फुल हो जाती है। उसमें मैंने बिल्कुल लोकल में रफ एंड टफ 100 से ऊपर चला के इसकी 364 किलोमीटर माइलेज निकाली हुई है किलोमीटर। अगर आप लॉन्ग रूट पे अभी तक मैंने इसकी माइलेज टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो तो आपको ये एक टंकी फुल में 400 से 450 आराम से आपको कर देगा। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी माइलेज हो जाती है क्योंकि इसका इंजन भी अच्छा, एक्सीलरेशन के हिसाब से बहुत अच्छी माइलेज मानी जाती है। बात करोगे तो पावर के हिसाब से ये माइलेज बहुत इनफ है, बहुत ही अच्छी है। मतलब आप, मेरे को लगता है कि आप खुशी हो गए इस माइलेज से। बहुत खुश हूं। तो अभी हमने आपको बता ही दिया लगभग कितने किलोमीटर चल चुकी है 3 साल में? 23,000, आप 24,000 मान ये तो 24,000 किलोमीटर इन्होंने चला दी है अभी तक 3 साल में। तो इसकी अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है आपको क्या पड़ती है इसकी सर्विस कॉस्ट? देखो, ये आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया है। काफ़ी हमारे कोई भी बंदा जो होता है जो नई बाइक लेता है सबसे पहले आते हैं उसकी मेंटेनेंस की बात। देखो, मारुति की गाड़ियाँ हैं, लोग बाग उससे अच्छे काफ़ी मार्केट में उससे अच्छे भी ब्रांड्स हैं, जैसे कि किया हो गया और होंडा हो गया, काफ़ी कंपनियां हैं। लेकिन मारुति की तरफ लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि उसकी खरीदने के बाद जो उनको लाइफ टाइम उसको रखना है और उसकी जो सर्विसिंग है वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मारुति की गाड़ी को आप लॉन्ग रूट पे कहीं भी ले गए, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, आप उसको कहीं भी खुलवा दो, आपको छोटे से छोटा मिस्त्री उसका काम कर देगा। वही चीज़ इसके साथ भी है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कोई मिस्त्री सर्विस करने से मना कर देता है या कुछ है।
मैं 19 पीस ये कहूँगा। देखो अगर आपको पावर चाहिए, मजबूती चाहिए, तो इसकी सर्विस में 19 पीस थोड़ी सी नॉर्मल छोटी बाइक है, जैसे अपनी स्प्लेंडर हो गई है या और चीज़ है, अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी डिफरेंस है। उनकी सर्विस आपको 1000-1500 रुपये में हो जाती है। इनकी सर्विस में अगर आप कंपनी में कराते हो तो आप अगर ओनली मेजर सर्विस कराते हो तो अलग चीज़ है। नॉर्मल सर्विस में ना ऑयल सारी चीज़ चेंज करवा के और ब्रेक चेक करने के आपको 1500 से 2000 रुपये लगेंगे। तो ये तो अगर पार्ट डलवाओगे, यामा है, इतनी महंगी बाइक है, 2 लाख से ऊपर की बाइक है, तो देखो थोड़े बहुत पार्ट भी महंगे होंगे। तो यानी कि आप बता रहे हो कि पार्ट्स थोड़े महंगे हैं। हाँ, सर्विसिंग मेरे को इतनी महंगी लगती, 15 से तो 2000 रुपये ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा। तो अगर आप है ना, आप अगर बाइक को 15 साल यूज़ करना चाहते हो बढ़िया, तो देखो मैं अपनी बात करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस। हाँ, कि मैं इसकी सारी सर्विस जो है वो कंपनी में कराता हूँ। क्योंकि वहाँ क्या होता है, जो जुगाड़ होता है ना, वो चीज़ होता है बिल्कुल ख़त्म। हाँ, ठीक है, वहाँ पे अब हम इसके ब्रेक मान लेते हैं, जैसे कि अब इसके ब्रेक पैड घिस गए हैं। आप नॉर्मल किसी सर्विस पे सेंटर पे जाते हो, वहाँ पे आपको कहता है कि भैया चल जाएंगे, आपने वो चला दिए, आपको नॉलेज है नहीं, आपने वो ज़्यादा चला दिया, आपकी डिस्प्ले गई। हाँ, ठीक है, कोई और चीज़ है, उसने बोला कि ये चल जाएगी, आपने ज़्यादा चला दी, वो उसकी वजह से 2 पार्ट और ख़राब होते हैं। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी में वो सीधा बोलते हैं सर ये आपका इतना नहीं चल पाएगा, आपकी जेब से खर्चा लगता है, लेकिन आपकी बाइक है ना 15 साल आप यूज़ करो, आपको कुछ महसूस नहीं होगा कि इसमें कुछ ख़त्म हुआ या इसमें कोई ख़राब हुआ, कुछ नहीं होगा। तो भाई रफ यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसकी सर्विसिंग है वो इसकी हमेशा कंपनी में कराते हैं। हाँ जी। और जो इसकी मेंटेनेंस है वो प्रॉपर रखते हैं, मतलब उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करते किसी पार्ट को डलवाने के लिए, या फिर भाई ऐसा नहीं है कहीं पे जुगाड़ करवा लिया भाई ने, वो सारा प्रॉपर एक कंपनी में ही होता है। तो इसमें कोई आपको एनी मेजर इशू लगा? कितने साल आपने 3 साल यूज़ किया, आपने ऐसा मेजर इशू या फिर डिसएडवांटेज आप बताना चाहते हो उसके बारे में? क्योंकि कोई भी बाइक प्रॉपर तो होती नहीं है, देखो हाँ। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है सबको। इसका डिसएडवांटेज मुझे लगा, सबसे बड़ा जो लगा कि एक तो इसकी काफ़ी बंदों की जो वो होती है कि इसकी क्लियरेंसी। हाँ, ये तो मैं मेजर इशू, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ये एक्सटर्नल ये लगाया हुआ है, ये कंपनी फिटेड नहीं है, जैसे भाई ने ये लगाया हुआ है तो आप तो देख सकते हैं। बैक रैक है, इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो ये मैंने अलग से लगाया है। अगर आपको एमटी की सीट देखोगे तो आप इतनी सीट आपको मिलती है। ड्राइवर का जो कंफर्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है, किसी बाइक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो पिलियन पर्सन है ना, उसको अगर आपने पीछे अगर बैग रख लिया या अगर आप थोड़े हेल्दी हो, तो पीछे वाले बंदे को प्रॉपर एक सीट जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अगर आपको 2 बंदों को इस पर राइड करनी है तो या तो मेरे जैसा फिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होना चाहिए। बट उसके लिए भी यहाँ पे मैंने ये आ जाता है, इसका स्पेशली आता है एमटी के नाम से। और पहले बताया तो कि ये बहुत हैवी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि लाइट है, इस पर आप खड़े भी हो जाओगे तब भी नहीं टूटेगा वो। इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है। हाँ, बाइक का मैं बीच में मेंशन कर देता हूँ, भाई का यूट्यूब चैनल है। भाई क्या यूट्यूब चैनल का नाम है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अलबादी छोरा 8800। तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं है कि छोटा चैनल है। और अब मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम लिंक भी दे दूंगा जिसपे बहुत सारी वीडियोस जो है इसकी पहले से अपलोडेड है। तो आपको जितने भी वीडियोस में आप देख रहे हैं मॉडिफिकेशंस और उनकी कॉस्टिंग वगैरह, तो वो इसका एक और वीडियो भी लाएंगे इस पर, जो मॉडिफिकेशन उन्होंने की हुई है, क्या कॉस्टिंग पड़ी है उसकी, वो भी वीडियो लाएंगे। लेकिन आप अगर पहले देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप विजिट कर सकते हैं इनके। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मुझे इसका डिसएडवांटेज एक ये सीट का बताया, दूसरी चीज़ इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आइए एक बार। तो शुरू में मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, जो भी नई बाइक लेगा ना, आपको सबको पता है बाइक का हॉर्न नीचे होता है। ठीक है, ये स्विच जो है बाइक का यहाँ पे होता है हॉर्न का, इसमें ये इंडिकेटर वाला स्विच नीचे है और ये ऊपर है। तो शुरू में मुझे शुरू में थोड़ा सा अप्रोक्स 1 महीना 2 महीना ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा ना। हाँ, मतलब हाथ भी काफी बार हॉर्न बजाने की जगह इंडिकेटर पे चला जाता था। हाँ, ये तो जाता है। धीरे वो इतना बड़ा मुझे डिसएडवांटेज नहीं लगा, क्योंकि आप जैसे यूज करोगे वैसे आपको आदत हो जाएगी। बाकी मुझे कुछ इतना बड़ा इसमें डिसएडवांटेज नहीं लगा। और आपको सबको पता है कि स्पोर्ट बाइक कोई भी आप ले लो, उसमें मैन स्टैंड आपको मिलेगा नहीं। हाँ, तो मैन स्टैंड के लिए आप इसमें एक यामा का आती थी, वो कौन सी बाइक आती थी, यामा की बाइक आती थी, तो उसमें एक RX100 उसका आप स्टैंड ले सकते हो। सेंटर में वो है, कंपनी में आप सर्विस कराओगे तो वहाँ पता लग जाएगा आपको। वो स्टैंड ले आओ, या फिर इसका जो स्पोर्ट बाइक का सबका स्टैंड होता है वो ले आओ आप। कभी चैन क्लीन कर, तो उससे मेन स्टैंड आप बना सकते हो मतलब। हाँ, तो उसका भी कोई मेन इतना डिसएडवांटेज नहीं है। बाकी कुछ मुझे इतना बड़ा कोई इसमें कमी नहीं लगी।
बस तो यही थोड़ी कमी है कि बस इसकी जो पिलियन शीट है उसके साथ में आपको हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के लिए देख रहे हैं तो मेरे को तो ये लगता है कि आपको इसको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो पिलियन शीट है वो छोटी है। हाँ, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट इसमें अभी फील मैं आपको होगा। लाइव दिखाता हूँ, मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ। हाँ भाई अभी बैठ के दिखाएंगे कि भाई कितना इसमें पीछे रह जाती है सीट। तो अभी मैं कंफर्ट होके बैठा हूँ बिल्कुल। हम्म। अब मेरे पीछे आप यहाँ पे साइज देख सकते हैं कितना बचा है। अगर मेरे जैसे बंदे या मेरे से एक हल्का है, अभी मेरी तो काफ़ी अच्छी हेल्थ है, 91 kg काफ़ी अच्छा होता है और हाइट भी। बाकी इस पे अगर आप 80 किलो के 85 किलो के 2 बंदे बैठते हैं नॉर्मल हेल्थ के, बड़े आराम से बैठ सकते हो। अगर थोड़ा हेल्दी बंदा आगे बैठ जाता है पीछे वाले को थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ मतलब कि ये नहीं है कि आप सीधी सी बात है, स्पोर्ट बाइक है। हमारी मोम जो होती है भाई, देखो उनको थोड़ा सा ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। बाकी अगर आप अपनी वाइफ के या अपनी गर्लफ्रेंड को किसी को बिठाना चाहते हो तो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है, उनके हाँ। लिए कंफर्ट है। टीनेजर्स के लिए तो ये प्रॉपर बढ़िया बाइक ही है। हाँ जी। बस ये थोड़ा ही कि अगर कोई आपके फादर चलाना चाह रहे हैं या फिर कोई चलाना चाह रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा वो हो सकता है कि वो पीछे बैठे या फिर कुछ हो। तो ये था कुछ रिव्यू, और मेरे को लगता है सारे क्वेश्चन हमने ले ही लिए हैं। कुछ एक आधा रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरे को तो लगता है कि सब हमने कर लिया क्लियर। तो भाई आप इसको रिकमेंड करना चाहेंगे अभी किसी को? मैं तो यही कहूँगा अपने ऑडियंस से कि अगर आपको पावर प्लस पिकअप और प्लस आपको माइलेज ये सब चीज़ें इकट्ठी चाहिए तो ये कॉम्पैक्ट पैकेज है। देखो अगर एक चीज़ में अगर आपको अच्छी चाहिए, 2 चीज़ अच्छी चाहिए तो एक चीज़ आपको माइलेज में जाएगी। अगर आपको सारी चीज़, ब्रेकिंग आपको अच्छी चाहिए, माइलेज लॉन्ग टाइम के लिए, अब इसकी जो बॉडी है ना, यामा का जो बॉडी वो है पूरा, वो ऐसा बनाया हुआ है कि आपको खड़बड़ बड़बड़ 4 साल 10 साल 5 साल भी आप यूज करोगे, मतलब सेंसिटिव नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे RS 200 है, आप अगर उस बाइक को लेते हो तो उसका बहुत सेंसिटिव बॉडी पार्ट है। मतलब उसके अंदर ना आप नट से लेकर हर चीज आवाज करने लग जाती है अगर आप थोड़े, हाँ अगर आप ऑफ रोडिंग करो तो थोड़ी सी। ये रोड अगर इस टाइप के रोड मैं आपको रोड दिखाया, तो इस टाइप के रोड पे अगर आप लेके जाओगे ना तो वो थोड़ी सेंसिटिव बोलते हैं। 2 ईयर या 4 ईयर या 5 ईयर के बाद है ना, वो बाइक है ना पूरी बजने लग जाती है। हाँ, इस बाइक में वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्लस इसकी बॉडी जो है यामा में, सबको जो इसका चेचिस है वो बहुत हार्ड दिया हुआ है, बहुत हैवी है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें फिट एंड फिनिश भी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत मतलब अच्छी है। तीसरी चीज इसमें ब्रेकिंग जो है इतनी जबरदस्त दी है, अगले और पिछले दोनों ही इसमें डिस्क मैं आपको मिल जाते दिखाया हैं तो आपको। डिस्प्ले है दोनों आगे और इसके पीछे। साथ साथ आपको ABS और EBD दोनों मिल जाते हैं। ये सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप अगर जब इसको पिकअप जब ज़्यादा दिया गया है, 6 गियर है इसमें टोटल। ठीक है, जब आप इसको भगाओगे तो भगाने के साथ साथ भागती बहुत सारी बाइकें हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनकी ब्रेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी ब्रेकिंग जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है। ना तो आपके टायर स्किट होंगे, टायर साइज आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया जा रहा है। 150 सेक्शन का टायर कंपनी यहाँ पे दे रही है आपको डाल के। आगे जब चल के उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं उनके शो के लिए, बाकी वो इनफ है, वो उसमें कोई आप चेंज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 150 सेक्शन का टायर काफ़ी अच्छा माना जाता है बाइकों के लिए। तो भाई ये बिल्कुल डिटेल रिव्यू हो गया। मेरे को तो नहीं लगता इससे बढ़िया रिव्यू मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे होगा MT का। बिल्कुल अच्छे से हमने आप कोशिश की है बताने की, जैसे हमने अपना बेस्ट ही दिया है। कुछ रह भी जाता है, देखो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, 19-20 तो अब आदमी तो। वीडियो में आप बता सकते हैं हमें, अगर उस कोई टॉपिक आपको स्पेशल चाहिए तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और तरुण का चैनल यहाँ पे नया बना है तो उसके लिए उनको ज़रूरत है काफ़ी सपोर्ट की, तो उसको आप सपोर्ट करिए। ऐसी ही वीडियो तरुण जो भी आपको बताओगे, उसके कमेंट करोगे, वैसी ही वीडियो MT के ऊपर या किसी अन्य बाइक के ऊपर भी। तरुण के पास पल्सर 125 है, अगर उसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे। हाँ उसकी भी एक रिव्यू लेके आएंगे डिटेल, जैसे हम अभी इसको वीडियो लेके आए हैं। तो फिर अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि आप बताएंगे उनको भी हम कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा साथ दिया वीडियो बनाने में। जिसकी भी ड्रीम बाइक है तो आई होप भाई का सपोर्ट है। भाई को जरूर फ़ोन करके या मैसेज करके किसी चीज़ के बारे में पूछोगे, मैं कॉल उठाऊंगा, तरुण भी उठाएगा और बताएंगे आपको कि ये बाइक लेना आपके लिए बर्थ है या नहीं। हाँ बिल्कुल। तो गुड लक दोस्तों, गुड बाय।